अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपको यूट्यूब चैनल बीइंग इकोनॉमिस्ट वेलकम किया जाता है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स लेक्चरर के लिए जो प्रीवियस पेपर्स थे उसमें से लिए गए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से होंगे। यह सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आइए आज की वीडियो से पहला एमसीक्यूज़ जो है वो है इफ़ मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ बिलो एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ अ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ये एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया जा रहा है कंसेप्ट प्रोडक्शन के बारे में। जब आप टोटल प्रोडक्शन की में ये देखते हैं कि एक एडिशनल यूनिट के इंडक्ट होने से आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके लिए जो हम फिनोमेना यूज़ करते हैं उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं उसको जब आप डिवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्ट पे, तो आपके पास वो एवरेज प्रोडक्ट कहलाती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बिलो होगा एवरेज प्रोडक्ट से तो देन क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ये है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट विल फॉल, कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कास्ट होगी वो उस सिनेरियो में फॉल करेगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी एवरेज प्रोडक्ट से कम होगी। इट मीन्स आप जो एडिशनल आउटपुट बना रहे हैं उसमें जो चेंज आ रही है उसको प्रोड्यूस करने की कास्ट अभी कम है, लिहाजा आप मज़ीद प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू इज़ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन फेस। ये एमसीक्यूज़ मार्केट स्ट्रक्चर से लिया गया है। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, जो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इसके करेक्टरिस्टिक्स, देयर इज़ नो बैरियर फॉर एंट्री, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने के बराबर होती है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होती है, मार्केट में जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स नहीं होते, ऑल प्राइस टेकर्स, प्राइस मेकर कोई भी नहीं होता, परफेक्ट नॉलेज होता है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो अब जो फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन के सिनेरियो में प्रिवेल कर रही हैं और जो रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल की बात करें तो मोस्टली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट ही परफेक्ट कंपटीशन में के ज़्यादा करीब पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डिमांड या सप्लाई कर्व की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन की होती है। अब इनइलास्टिक डिमांड से क्या मुराद है? इनइलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि आप रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे होते हैं किसी भी अदर वेरिएबल में चेंज, मोर स्पेसिफिकली प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के सिनेरियो में आपको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलती है। इट मीन्स अगर प्राइस वगैरह चेंज होगी तो आपकी डिमांड पे एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड एमसीक्यू इज़ इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज़ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो करेक्ट आंसर है वो ये है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट, प्राइस इक्विवेलेंट होंगे। फोर्थ एमसीक्यू इज अ मोनोपोलिस्ट फेसेस। अब आपसे उसकी डिमांड कर्व की स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मोनोपोलिस्ट जो है उसका जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है कि जैसे प्राइस कम या ज़्यादा होती है इस लिहाज से लोग उस चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू इज इफ़ अ फर्म डोमिनेट एन इंडस्ट्री इन द मार्केट इट इज़ नोन एज। अगर कोई ये फ्यू फर्म्स जो हैं मार्केट को डोमिनेट करती हैं तो ओलिगोपली इसका राइट आंसर है, बिकॉज ओलिगोपली की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्यू फर्म्स विल डोमिनेट द इंडस्ट्रीज। की एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान से सिनेरियो से लें तो सेल्युलर नेटवर्क के केस में यहाँ पे 4-5 फ्यू फर्म्स जो हैं वो इस मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू इज इन अ कार्टेल मेंबर्स फर्म्स मे बी गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट टू प्रोड्यूस, दिस अमाउंट इज कॉल्ड। जब कार्टेल बनाते हैं, कार्टेल भी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आता है। इट मीन्स कि जब जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फर्म्स होती हैं, लाइक प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फर्म होती हैं, वो आपस में ग्रुप बना लेती हैं इंक्लूसिव ओलिगोपोली के सिनेरियो में। तो वो फिर तमाम डिसीजन जो होते हैं प्रोडक्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, प्राइसेस के, वो सारे वो मिल के लेते हैं। तो जब कार्टेल में फर्म ऑपरेट कर रही होती हैं तो उनको एक गिवन अमाउंट का क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप डेली या वीकली जो भी आपको प्रोडक्शन टाइम होगा उसमें आप एक फिक्स अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे। उसको नॉर्मली कोटा कहते हैं कि कोटा फिजिकल लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन द किंग डिमांड कर्व थ्योरी इट इज़ अज्यूम दैट
अब किंग डिमांड कर्व जो है वो भी एग्जिस्ट करती है नॉर्मली ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट। तो किंग डिमांड कर्व थ्योरी अज्यूम यह करती है डिक्रीज इन प्राइस बाय द फर्म इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स, कि अगर किसी एक फर्म की प्राइस इंक्रीज हुई है तो दूसरी उसको फॉलो नहीं करेंगी, इस वजह से उनकी जो डिमांड कर्व है वो किंग डिमांड कर्व कहलाती है। किंग थ्योरी के अंदर क्या होता है, आपसे डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए हैं, आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो नज़र आ रहा है वो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है। तो ये कह रहा है कि फर्म्स कंसिडर द एक्शंस ऑफ अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, बिकॉज गेम थ्योरी में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। गेम थ्योरी का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे जो फर्म क्लियर ना हो कि व्हाट टू डू, तब देन फिर वो डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करके डिफरेंट इंडिकेटर्स को फॉलो करके स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अपना के फिर वो डिसीजन लेती हैं। तो गेम थ्योरी में फर्म्स जो हैं वो हमेशा जब भी ऑपरेट करेंगी तो वो अपने जो कंपेटिटर है, अपने राइवल्स हैं, उनकी एक्टिविटी को, उनके एक्शंस को पहले जो है डीपली एनालाइज करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अब उनको कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेज वेयर। अब यहाँ पे आपसे सिचुएशन पूछी जा रही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। एक और मार्केट स्ट्रक्चर है जिसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है और फ्यू फर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं और जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही होती हैं। उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज अबाउट इनकम इनइक्वालिटी, आपसे पूछा जा रहा है जिनी कोफिशिएंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, आप ये मेजर कर रहे होते हैं कि इस एक मुल्क के अंदर, एक इकानमी के अंदर जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इक्विटेबल है कि नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिचर जो है वो नैरो डाउन हो रहा होगा तो इनकम इनइक्वालिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो रही होगी। अगर डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच एक्सपैंड हो रहा होगा तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो एक्सपैंड हो रही होगी। जिनी कोफिशिएंट इसको मेजर करने के लिए एक क्राइटेरिया है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड कब इंक्रीज करेगी, डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं। तो उसकी जो करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रही है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि जब इंपोर्ट्स फॉल करेंगी। एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जो आपकी ओवरऑल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जितने भी आपके मुल्क के अंदर डिमांड्स क्रिएट होती हैं इधर इंडिविजुअल से, बिजनेस से, फर्म से, हाउस होल्ड से, उन सब की जो समेशन की जाती है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी जब इंपोर्ट्स फॉल करेंगी, बिकॉज के इंपोर्ट्स जब आपके मुल्क में कम आएंगी तो फिर यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, डोमेस्टिक रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जब वो ज़्यादा डिमांड में आएंगे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जनरेट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज द एक्सेलेरेटर एज्यूम्स दैट, द एक्सेलेरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया है और इसकी अजम्पशन ये है देयर इज़ अ कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट। ये एज्यूम करता है कि जो आउटपुट चेंज हो रहा है उसके दरमियान और जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसके दरमियान एक कांस्टेंट रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इन अ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड एमसीक्यू है जिसमें जो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके के प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं टैक्सेशन के लिए, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव है उसका मतलब है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप पे टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा। रिग्रेसिव का मतलब है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और टैक्स रेट आपका कम होता जाएगा। प्रोपोर्शनल उसका मतलब है कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है उसको टैक्स के तौर पे इम्पोज किया जाता है आपकी टोटल इनकम पे। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, द एवरेज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद मोर इनकम। जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स का जो रेट है वो डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप व्हिच अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर मनी, और उसका करेक्ट ऑप्शन है इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। तो अब यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप के सिनेरियो को डिस्कस कर रहा है। जब भी लिक्विडिटी ट्रैप आता है तो पीपल जो हैं ज़्यादातर वो कोशिशें करते हैं कि वो कैश या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, तो जब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे अभी क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करेगा, और जैसे वो इंक्रीज़ करेगा तो जो प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। लिहाजा इसीलिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को
होल्ड नहीं करते बल्कि कैश हाथ में रखना पसंद करते हैं। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट का बिहेवियर जो है वो इलास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस द परसिस्टेंट राइज इन जर्नल प्राइस लेवल। तो अब यहाँ पे जो बात की जाती है इन्फ्लेशन का मतलब है कि ये रिड्यूस करता है कास्ट ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट को और परचेजिंग पावर ऑफ अ पाउंड। किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर को रिड्यूस करने को इन्फ्लेशन कहते हैं। कि जब आप पहले जितनी चीज़ें खरीद रहे थे किसी एक यूनिट ऑफ मनी से, यूनिट ऑफ करेंसी से, अब उसके मुकाबले में कम चीज़ें खरीद सकें तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं या रिडक्शन इन परचेजिंग पावर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रेड थ्योरी इन चारों ऑप्शन में गिवन है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, बाकी कोई भी ट्रेड की थ्योरी नहीं है। एज अ बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। 17th एमसीक्यू इज स्टेटिंग दैट टैक्स should be raised to help the poor in an example of। अब यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। जहाँ पे भी शुड बी की यूजेज होगी तो वो स्टेटमेंट आप आंखें बंद करके कह सकते हैं इट शुड बी अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। की होना क्या चाहिए, आप पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आप आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज पीपीएफ कैन इंडिकेट ऑल द फॉलोइंग। पीपीएफ से मुराद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब क्या है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब है ये आपको बताता है कि आप गिवन रिसोर्सेज के अंदर उनके डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ करके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन या फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स आप किसी प्रोडक्ट के आप कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। जो इररिलेवेंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से वो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करें, हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हमें प्रोडक्शन बिहेवियर के बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन बेटर मिलेगी अदर देन के कंज्यूमर बिहेवियर। लिहाजा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, मोस्टली जो टेस्ट होते हैं और उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली इनडायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं जैसे आपको 18 नंबर में पूछा गया है। बात आप डायरेक्ट करने के बजाय इनडायरेक्ट पूछते हैं। जब भी आप स्टडी करें, चीज़ को कंसेप्चुअल स्टडी करें, और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएँ पहले आप कोशिश करें, टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ फ़ौरन ही उस चीज़ के ऑप्शन की तरफ ना जाएँ, फिर दोबारा 1-2-3 दफ़ा पढ़ें, उसको क्लियर कर लें, वो पूछ क्या रहा है, वो पूछा क्या जा रहा है उसमें, उसमें डायरेक्टली पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा गया है, कहाँ किस तरफ से, किस एंगल से बात पूछी जा रही है। देन फिर आप ऑप्शन की तरफ आएँ तो आपको बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ डिमांड कर्व कैन शिफ्ट टू द राइट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और यहाँ पे अब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की बात की जा रही है। जब भी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें प्राइस एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होती। बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से प्राइस डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई ऐसे चीज़ बताएं जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगी, इनडायरेक्टली करके पूछा जा रहा है, तो वो प्राइस वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और प्रेफरेंस ऑफ द गुड, जब भी चेंज होगी डिमांड कर्व राइट और लेफ्ट जो है वो शिफ्ट होगी। एंड लास्ट एमसीक्यू इज सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट ड्यू टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। टैक्सेस भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके सब्सिडी भी है, वेजेस भी हैं, तीनों ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई शिफ्ट होगी। अब अपने विद द फ्लो नहीं जाना, वैल्यू टैक्सेस, सब्सिडी और वेजेस की वजह से जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट साइड पे होगी। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से सप्लाई का लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट नहीं होगी। लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होने का मतलब है कि आपकी सप्लाई का फॉल हो रही है, क्योंकि न्यू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी सप्लाई कर्व इंक्रीज़ करेगी तो सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट करेगी रादर देन लेफ्ट।